अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। भागलपुर के सहरा चोलिस्तान में एक सोलर पावर प्लांट लगाया गया है जो तकरीबन 6,500 एकड़ यानी कि 26 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है और ये इस वक्त इनकम्प्लीट है और ये 400 मेगावाट की बिजली जो है इस वक्त जनरेट कर रहा है और जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो ये 1000 मेगावाट की बिजली जनरेट करेगा। अगर आप इसकी सैटेलाइट इमेज देखें तो ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा, कायदे आदम सोलर पार्क। इसी तरह का एक सोलर पावर प्लांट इंडिया के अंदर लगा हुआ है जो कि राजस्थान के अंदर एक गांव है फडला, वहाँ पे सोलर पार्क उन्होंने बनाया है और उसकी 2015 में अगर आप उसकी सैटेलाइट इमेज देखें तो वहाँ पे कुछ इस तरह का नज़र आता था और अभी वहाँ पे आपको ये नज़र आएगा फडला सोलर पार्क। ये सोलर पावर प्लांट इतना बड़ा है कि आधा पेरिस का शहर इसके अंदर आ जाएगा और ये तकरीबन 14,000 एकड़ यानी कि 56 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है। और क्या आप ये जानते हैं कि ये इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है और इस वक्त ये 2245 मेगावाट की बिजली जनरेट कर रहा है। ये एक सोलर पावर प्लांट इतनी बिजली जनरेट कर रहा है कि इंडिया का जो शहर है कलकत्ता उसकी पूरी बिजली की रिक्वायरमेंट ये एक सोलर पावर प्लांट कंप्लीट कर देगा। और अगर मैं इसको कराची से कंपेयर करूं तो कराची की तकरीबन 70% बिजली की रिक्वायरमेंट ये अकेला सोलर पावर प्लांट जो है वो कंप्लीट कर देगा। ऐसे बड़े सोलर पावर प्लांट हमें सोलर एनर्जी का पोटेंशियल दिखाते हैं। अगर सब कॉन्टिनेंट से बाहर की बात करें तो मोरक्को को वर्ल्ड लीडर माना जाता है सोलर पैनल से बिजली जनरेट करने में और दुनिया का सबसे बड़ा कंसनट्रेटेड सोलर पावर प्लांट भी मोरक्को में ही लगा हुआ है। कंसनट्रेटेड का मतलब ये है कि सूरज की रोशनी को एक जगह कंसनट्रेट करके इन ट्यूब्स के जरिए हीट जनरेट करते हैं और उसके बाद इस थर्मल एनर्जी से बिजली जनरेट होती है। और जो दूसरे सोलर पैनल हैं वो फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल कहलाते हैं जो डायरेक्ट सनलाइट को इलेक्ट्रिक चार्ज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि वो भावलपुर के अंदर या सहारा डिजर्ट में लगे हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस तरह के सोलर पावर प्लांट्स को और कितना बड़ा बना सकते हैं। क्या हो अगर हम पूरे रेगिस्तान को ही सोलर पैनल से भर दें? क्या हम पूरी दुनिया को सोलर पैनल पे कन्वर्ट कर सकते हैं? That the Earth is almost entirely solar powered today. Stop the engine and we can fly like a glider. Imagine robots building vast solar arrays to capture the sun's power. अगर देखा जाए तो हमें पूरी दुनिया की बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए पूरे रेगिस्तान में सोलर पैनल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़मीन पर इतनी सोलर एनर्जी पड़ती है कि आप यकीन नहीं करेंगे। 173,000 टेरावाट सोलर एनर्जी ज़मीन के ऊपर पड़ती है। ये दुनिया की बिजली की रिक्वायरमेंट से 10,000 गुना ज़्यादा सोलर एनर्जी है और एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 घंटे ज़मीन पे पड़ने वाली सनलाइट साल भर की दुनिया की बिजली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देगी। हम बहुत छोटे से एरिया पे ही अगर सोलर पैनल लगाएं तो पूरी दुनिया की बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन ये कितना छोटा एरिया है। इसको लेकर एक औरत ने एस्टिमेट निकाला था, नैडिन मेन है, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर आप साउथ अफ्रीका के इस जगह पे जूम इन करें जहाँ पे आपको रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर अगर हम सोलर पैनल लगा दें इतने बड़े एरिया में तो पूरे यूरोप की बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और इसी से थोड़ा बड़ा बॉक्स अगर हम एक और बनाएं जिसका साइज़ हो 254 किलोमीटर बाय 254 किलोमीटर तो पूरी दुनिया की बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सुनने में कितना मज़ेदार लग रहा है, लेकिन ये एस्टिमेट थोड़ा पुराना है, साल 2005 में लिया गया था। अब जो नया एस्टिमेट लिया गया है वो कुछ इस तरह का दिखता है। यह आपको मिल जाएगा landartgenerated.org वेबसाइट पे। इन जगह पर लगाए गए सोलर पैनल की एफिशिएंसी होगी 20%। थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और ये बताया है कि अगर इन जगहों पर सोलर पैनल लगाए जाएँ तो पूरी दुनिया की बिजली की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। असल में क्या एजम्पशन ली गई हैं, पूरी क्या कैलकुलेशन है, अगर ये आपको जानना है तो मैं इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के हमें 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन चाहिए होगी सोलर पैनल लगाने के लिए। 5 लाख सुनने में बहुत बड़ा नंबर लग रहा होगा, लेकिन शुरू में जो मैंने आपको राजस्थान का सोलर पावर प्लांट दिखाया है वो 56 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो वैसे ही अगर हम 9,000 सोलर पावर प्लांट और बना दें तो काम हो गया। मैं अगर सिर्फ इंडिया की ही बात करूँ तो इंडिया की जो पीक इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 2.5 लाख मेगावाट है। वैसे ही अगर 120 सोलर पावर प्लांट सिर्फ इंडिया में लगा दिए जाएँ तो इंडिया की बिजली की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं और पाकिस्तान के ही सोलर पावर प्लांट कायदे आज़म सोलर पार्क को लेकर बात करूं तो पाकिस्तान की जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो 41,000 मेगावाट है। अगर हम कायदे आज़म सोलर पार्क जैसे 40 सोलर पावर प्लांट और लगा दें पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की भी हम बिजली की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। और अगर इसको मैं कंपेयर करूं भडला सोलर पार्क से तो हमें 20 वैसे सोलर पावर प्लांट और लगाने पड़ेंगे तो पाकिस्तान की बिजली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अच्छा, उस दुनिया वाले एस्टिमेट पे एक बार वापस आए। मुझे 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला एस्टिमेट था
तो उससे बड़े इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हमें देखने को मिलते हैं। अमेरिका ने जो हाईवेज बिछाए हैं उसका टोटल एरिया निकल कर आता है 94,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये तकरीबन 20% हो गया उस 5 लाख की ज़रूरत का। और अमेरिका भी अपने आप में दुनिया की 20% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो अगर अमेरिका ने जितना पैसा सड़कें बिछाने पे खर्च किया गाड़ियों के लिए, अगर इतना ही खर्चा वो सोलर पैनल लगाने में कर दे तो अमेरिका की बिजली की रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो सिर्फ सोलर एनर्जी से पूरी हो जाएंगी। इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हमें गोल्फ कोर्सेज के साथ देखने को मिलता है। एक टिपिकल गोल्फ कोर्स का साइज होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर और दुनिया में इस वक्त 40,000 के करीब गोल्फ कोर्सेज हैं। तो अगर इन गोल्फ कोर्सेज की जगह सोलर फार्म्स बनाए जाएं तो 10% तो यहीं पे पूरी हो जाएगी रिक्वायरमेंट्स। अगर ये सब कुछ इतना ही आसान है तो दुनिया भर की हुकूमतें ये कर क्यों नहीं रही? जाहिर है सुनने में ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इसको सोचने लगते हैं तो कई और नई प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट होती हैं। पहली जियोपॉलिटिक्स की प्रॉब्लम। मान लो कि हमने इतने बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स लगा दिए, इससे होगा ये कि एक मुल्क को जो है दूसरे मुल्क से बिजली लेनी पड़ेगी और वो दूसरा मुल्क जो है वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो ये कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि वो किसी के ऊपर डिपेंड हो। तारीख में हमने देखा है कि तेल के नाम के ऊपर काफी जंगें हुई हैं क्योंकि तेल कुछ ही ममालिक में ज्यादा पाया जाता था। अगर सोलर एनर्जी के साथ भी यही होने लगा तो एक और नई मुसीबत जो है वो खड़ी हो जाएगी। दूसरी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। अगर हमने इतने बड़े बड़े सोलर पार्क्स बना दिए तो उनको मेंटेन कौन करेगा? खास तौर पे जब उनको ऐसी जगह लगाया जा रहा है रेगिस्तान के अंदर जहाँ पे रेत के तूफान आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो जो सहारा डेजर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है तो उन्होंने 2000 से ज्यादा क्लीनिंग रोबोट्स लगाए हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो सोल्यूशन हमारे पास है लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की है। अगर हमने ये सोलर पावर प्लांट्स लगा दिए तो इसकी जो बिजली है उसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खर्च होंगे और बहुत ज्यादा एनर्जी लॉसेस भी होंगे क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है तो लॉसेस तो होते हैं। चौथी जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो लाइफ साइकिल की है। तब क्या होगा जब ये सोलर पैनल का लाइफ साइकिल पूरा हो जाएगा तो जब हमें सोलर पैनल चेंज करने पड़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। अगर पैसों की ही यहाँ पे बात करें तो पैसों का भी एक सबसे बड़ा मसला है, कहाँ से आएगा इतना पैसा? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि भटला सोलर पार्क जैसे और सोलर पार्क हम बना दें। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो क्या कोई सोल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स का? सोल्यूशन है बिल्कुल। एक बड़ा सोल्यूशन जो निकल के आता है वो ये है कि इन सोलर पैनल्स को बड़े बड़े पार्क्स में इमेजिन करने के बजाय इंडिविजुअल लेवल पे इमेजिन करो। जो प्रॉब्लम्स हमें सोलर पार्क्स में आएंगी वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं आएंगी। अगर लोग अपने घरों पे सोलर पैनल लगाते हैं तो जियोपॉलिटिक्स की कोई टेंशन नहीं है। मेंटेनेंस आपकी कंपनी मेंटेनेंस करेगी। लाइफ साइकिल की अगर बात की जाए तो 25 साल का लाइफ साइकिल होता है एक सोलर पैनल का। और अगर कॉस्ट की बात करी जाए तो हर बंदा प्रॉफिट में ही होगा। आज के दिन रूफटॉप सोलर से सस्ती बिजली नहीं है। अगर इंडिविजुअल सोलर सिस्टम्स की बात करूं मैं यहाँ पे तो ये 3 टाइप्स के होते हैं: ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम में आपका जो सिस्टम है वो ग्रिड से कनेक्टेड होता है और जब आपकी सोलर पैनल मैक्सिमम बिजली जनरेट करते हैं और जो आपके घर के यूजेज से बिजली बचती है वो ग्रिड में चली जाती है। और रात को जब आपके सोलर पैनल बिजली नहीं प्रोड्यूस करते तो आप वो ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैलकुलेशन करके जो नेट बनता है वो आपका बिल होता है। इसे नेट मीटरिंग कहा जाता है। और अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम की मैं बात करूँ तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपका जो सोलर पैनल है वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता बल्कि एक बैटरी से कनेक्टेड होता है। जब आपके सोलर पैनल रात में बिजली जनरेट करना बंद कर देते हैं तो उसके बाद जो आपकी बैटरी का बैकअप होता है आप वो यूज करते हैं घर की बिजली को चलाने के लिए। तो हाइब्रिड सिस्टम में आपका ये जो सोलर पैनल्स हैं वो बैटरी से भी कनेक्टेड होते हैं और ग्रिड से भी कनेक्टेड होते हैं। दिन के वक्त जब आपके सोलर पैनल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो आपके घर के यूजेज से जो बिजली बचती है वो आपकी बैटरी में जाती है। पहले आपकी बैटरी को फुल करती है, उसके बाद जब आपकी बैटरी फुल हो जाती है तो जो बिजली उसके बाद भी अगर बचती है तो फिर वो ग्रिड में चली जाती है। और रात के वक्त जब आपके सोलर पैनल बिजली प्रोड्यूस नहीं करते तो आप बैटरी का यूज करते हैं हाइब्रिड सिस्टम में भी घर की बिजली को पूरा करने के लिए। और अगर आपकी बैटरी लो हो जाए या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए आपकी बैटरी में तो इसमें आप ग्रिड की बिजली को भी यूज कर सकते हैं। अगर एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का ब्रेक इवन पॉइंट आएगा जो कि 3 से 5 साल का होगा, लेकिन उसके बाद हर कोई प्रॉफिट में ही होगा। अब अगर सोलर पैनल्स को घरों पे लगाने पर ही एक लेवल और ऊपर ले जाया जाए तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता? इस घर को देखिए, ये हीलियोट्रोप्स कहलाते हैं। पहला ऐसा घर फ्राइबर्ग जर्मन साल 1994 में बनाया गया था। ये घर फुली सोलर पावर्ड है। रॉल्फ डिश नाम के जर्मन आर्किटेक्ट और एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट ने पहला ऐसा घर बनाया था। ये जो आप इसकी सिलेंड्रिकल शेप देख रहे हैं इसके पीछे एक मेजर रीजन है। सर्दियों के टाइम पे इसकी जो खिड़कियां हैं वो सन की तरफ फेस करती हैं ताकि ज्यादा गर्मी
एब्जॉर्ब की जा सके। पीछे का हिस्सा हाईली इंसुलेटेड है और गर्मियों के टाइम पे पीछे का हिस्सा जो है वो सन की तरफ फेस करता है ताकि घर को ठंडा रखा जा सके। इससे जो घर को ठंडा या गर्म करने की कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। इसके अलावा गर्म पानी भी घर में वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू तैयार किया जाता है। जहाँ जहाँ पे सूरज जाएगा आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम एनर्जी जो है वो जनरेट हो सके। ये डिजाइन मार्केट में सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन है। एक ऐसा घर 5 से 6 गुना ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है जितना वो यूज करता है। ये आर्किटेक्ट इसको प्लस एनर्जी कहते हैं। ये कम्प्लीटली इमिशन फ्री है, CO2 न्यूट्रल है और 100% रीजेनरेटिव है। उसके बाद से कई और ऐसे हीलियोट्रोप्स घर बनाए जा चुके हैं और इस फिनोमेना को कहते हैं हीलियोट्रोपिज्म। ये हमें नेचर में देखने को मिलेगा कि दिन के वक्त सनफ्लावर जो है वो सूरज की तरफ फेस करते हैं और रात के वक्त उनके जो पेटल्स हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से ये फिनोमेना भी काम करता है। अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर ही सोलर पैनल्स लगाना जो है वो बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सोलर पार्क्स ना बनाएं, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर सोलर पैनल्स लगाएं या सिर्फ सोलर पार्क्स बनाएं, इंडिविजुअल लेवल पर सोलर पैनल्स ना लगाएं। जगह को देखकर, पैसों को देखकर, जरूरत को देखकर दोनों का एक कॉम्बिनेशन जरूरी है। अब मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी आपसे सोलर पैनल्स की, तो अब इसकी जो दूसरी साइड है वो भी आपको बता देनी चाहिए। इसके ड्रॉबैक्स वो नहीं है जो शायद आप सोच रहे हैं। पहला तो ये है कि जब बारिश आ जाती है, बादल आ जाते हैं तो सोलर पैनल्स काम नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी मिथ है क्योंकि आप देखेंगे कि गर्मियों में अगर 6 यूनिट किलोवाट पर डे प्रोड्यूस हो रहा है तो सर्दियों में 4 यूनिट किलोवाट पर डे प्रोड्यूस होगा और मूनसून में 3 यूनिट पर किलोवाट पर डे प्रोड्यूस होगा। हाँ, एफिशिएंसी में थोड़ा फर्क आता है लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो खत्म नहीं हो जाती सोलर पैनल्स की, क्योंकि फोटोवोल्टाइक का जो फॉर्मूला है वो रोशनी के ऊपर काम करता है। अगर रोशनी मौजूद है तो वो बिजली जनरेट करेगा। यही वजह है कि आपको बहुत सी ठंडी जगहों पे भी सोलर पैनल्स देखने को मिलेंगे। अगर ये डिसएडवांटेज नहीं है तो और क्या है डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज है कार्बन इमिशन, क्योंकि सोलर सेल्स जिन मटेरियल से बनते हैं सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर और गिलास, इसके अलावा मेटल्स जैसे कि सिल्वर, कॉपर, इंडियम और प्लेटियम, इनकी हमें माइनिंग करनी पड़ती है और इसकी बहुत भारी इन्वायरमेंटल कॉस्ट हमें देनी पड़ती है। सिलिकॉन और गिलास का इतना मसला नहीं है, वो हर जगह मिल जाते हैं और बड़ा नॉन टॉक्सिक तरीका है उनको कलेक्ट करने का। लेकिन जो मैंने दूसरे मेटल्स आपको बताए हैं इनकी माइनिंग करनी पड़ती है और माइनिंग करने से सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन फैलते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है। हाँ, लेकिन अगर हम इसको सीधा फॉसिल फ्यूल से कंपेयर करें, कोल, गैस और ऑयल, तो सोलर पैनल बहुत ज्यादा बेहतर है। अंदाजा लगाया गया है कि सोलर एनर्जी का 20 गुना कम इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर। दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज है रिसाइकल का। तो तब क्या होगा जब सोलर पैनल की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी? आप कहेंगे इनको रिप्लेस कर दो। जो रिप्लेस हुआ सोलर पैनल है उसका क्या होगा? क्या उसको रिसाइकल किया जा सकता है? आज के दिन सोलर पैनल को रिसाइकल करना इकोनॉमिकली इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। यही वजह है कि 1970s में जो सोलर पैनल लगाए गए थे वो भी आज तक चल रहे हैं। उनकी एफिशिएंसी में फर्क आ जाता है लेकिन आप उनसे बिजली जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में एक वक्त जरूर आएगा जब हमें सोलर पैनल्स चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें देखना होगा। लेकिन अगर फ्यूचर देखा जाए सोलर पैनल्स का तो वो बहुत ब्राइट है। साल भर साल जो सोलर पैनल को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है वो नीचे आती जा रही है और हमें नई नई इनोवेशंस जो है वो सोलर पैनल्स में देखने को मिल रही है। ना सिर्फ घरों पर, ना सिर्फ जमीन पर, बल्कि आपको वाटर बॉडीज पे भी सोलर पैनल्स देखने को मिलेंगे। करेला के अंदर भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स बनाए हैं। मॉलडीव्स के अंदर भी आपको फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में भी आपको सोलर पैनल्स देखने को मिलेंगे। गाड़ियों पे शायद आपको इतना इंटरेस्टिंग ना लगे सोलर पैनल, लेकिन पानी के ऊपर, बोर्ड के ऊपर सन 21 सोलर बोर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती है। सबसे कम समय में अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया सिर्फ सोलर एनर्जी से। सोलर इम्पल्स 2 17,000 से ज्यादा सोलर सेल्स इसके विंग्स पे लगाए गए और 40,000 किलोमीटर ये प्लेन उड़ चुका है बगैर फ्यूल के। इसके अलावा और फ्यूचरिस्टिक आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं जैसे कि सोलर पैनल को स्पेस में लगाना। इसमें मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, सबसे पहले सोलर पैनल का इस्तेमाल स्पेस में ही हुआ था। 1950 में लॉन्च किया गया पहला एयरक्राफ्ट वैनगार्ड 1 जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगाया गया था, उसमें पहली दफा सोलर पैनल्स लगाए गए थे। After 2 much publicized failures, Project Vanguard scores a bullseye on its third firing at Cape Canaveral. A grapefruit-sized satellite is set into the nose cone of a 3-stage rocket, and the launching routine begins. आज के दिन यूके की 50 से ज़्यादा कंपनियां कोलैबोरेट करने के लिए आई हैं कि हम एक सोलर पावर प्लांट स्पेस में लगाएं जो कि इतनी सोलर एनर्जी जनरेट करे कि हम उस एनर्जी को माइक्रोवेव के थ्रू बीम डाउन करके यूज़ कर सकें। क्योंकि कहा जा रहा है कि स्पेस में लगाया गया सोलर प्लांट 13 गुना ज़्यादा है सोलर एनर्जी जनरेट करेगा एज कम्पेयर टू ज़मीन। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले जो ज़मीन पर आ जाते हैं, बारिश आ जाती है, बादल आ जाते हैं, डस्ट आ जाती है, वो हमें स्पेस में देखने को नहीं मिलेंगे। और कहा जा रहा है कि साल 2035 तक इसको पूरा किया जा सकता है। तो ये कुछ फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ हैं सोलर पैनल से लेके। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।